Good morning students. I hope you all are fit and fine. So today we will continue our chapter number 3 of history, ruling the rural areas. In previous video I told you about the land revenue policies in 1793 कि कैसे 1793 तक जब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर अपने आप को स्थापित करना शुरू कर दिया, यहाँ पर कब्जा कर लिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जब दीवानी राइट्स मिल गए बिहार, बंगाल और उड़ीसा के, जहाँ से वो रेवेन्यूज़ ले सकते थे, तो उन्होंने कैसे वहाँ से टैक्स लेना शुरू करा। स्टार्टिंग में तो वो वैसे ही टैक्स लेते थे जैसे हमारे राजा महाराजा लिया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने 3 रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम्स स्टार्ट किए, जिनमें से एक था परमानेंट सेटलमेंट, एक था महालवारी सिस्टम और एक था रियॉटवारी सिस्टम, जिसमें से परमानेंट सेटलमेंट के बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे वीडियो किससे, रियॉटवारी सिस्टम, जो कि कब स्टार्ट हुआ, 1820 में। तो दिस सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ये वाला कहाँ पर स्टार्ट हुआ बेटा, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, मतलब कि साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पर हुआ था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। तो ये इसमें क्या था, दैट रेवेन्यू वॉज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द रियॉट्स और द कल्टिवेटर्स। ये रियॉटवारी सिस्टम में ना, जो रियॉट का मतलब होता है पीसेंट्स, किसान, तो जो टैक्स था ना वो डायरेक्ट किसान भरता था। तो ज़मींदार वाला सिस्टम नहीं था कोई भी, कि पहले ज़मींदार कलेक्ट करेगा और फिर वो जाकर क्या करेगा, ब्रिटिशर्स के उसमें फंड में जमा कराएगा, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्ट रियॉट्स से क्या ले लिया जाता था, टैक्स ले लिया जाता था। इसमें क्या था कि अंडर दिस सिस्टम द लैंड ओन्ड द रियॉट्स वर सेपरेटली सर्वेड एंड देन एन असेसमेंट वॉज मेड। तो सभी जितने भी किसान थे ना, उन सबकी लैंड को क्या करते थे, सर्वे करते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स, और एक एस्टिमेट लगा देते थे कि इसके ऊपर ना इतना अनाज पैदा होगा, और फिर उस अनाज का 55% जो भी आप उगा रहे हो अपनी लैंड पर, उसका 55% आपको किसको देना है, फंड के तौर पर, मतलब टैक्स जो है, रेवेन्यू किसको दे देना है, ब्रिटिशर्स को दे देना है। फिर इसमें क्या था, द रेवेन्यू पेएबल वाज रफली हाफ ऑफ द टोटल ईल्ड। बिल्कुल, अगर 100% है तो उसमें से हाफ से ज़्यादा आप किसको दे दोगे, ब्रिटिशर्स को दे दोगे। तो दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज मुनरो सिस्टम। इस सिस्टम को ना मुनरो सिस्टम बोलते थे, क्यों, क्योंकि थॉमस मुनरो ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, फिर अब इसमें क्या हुआ, द रियॉट्स पोजीशन वाज नो बेटर देन द कंडीशन ऑफ पीसेंट्स इन द प्रीवियस जमींदारी सिस्टम। बिल्कुल जैसा वो परमानेंट सेटलमेंट था ना, सिस्टम था, उसी जैसी हालत थी यहाँ पर भी, किनकी, जो दूसरे पीसेंट्स या बेचारे रियॉट्स थे, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो जो भी उनका अनाज था वो रेवेन्यू कलेक्शन में चला जाता था। फिर क्या है, द ओनली डिफरेंट वॉज ही हैड टू पे डायरेक्ट टू द गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या था कि गवर्नमेंट को डायरेक्टली क्या कर रहे थे, वो पे कर रहे थे। द पीसेंट वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट डू मच टू इम्प्रूव द लैंड। अब उस आधे से ज़्यादा पैसा तो, या आधे से ज़्यादा रेवेन्यू तो उसने दे दिया अपना, तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता ही नहीं था पीसेंट को। तो वो बेचारा अपनी लैंड की कंडीशन सुधारने के लिए उसमें कोई फर्टिलाइज़र या उसकी कोई इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ कर ही नहीं पाता था। तो उसमें क्या होता था कि लैंड की फर्टिलिटी कम होती रहती थी, और लैंड की फर्टिलिटी जब कम होती रहती थी तो फिर उसके ऊपर जो अनाज था वो कम पैदा होता था। तो इसमें क्या होता था कि बेचारे जो किसान थे ना, वो रेवेन्यू की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाते थे, फुलफिल नहीं कर पाते थे, और ज़्यादातर किसान बेचारे अपना खेतीबाड़ी छोड़कर सिटीज़ में जाकर क्या करने लग जाते थे, मजदूरी करने लग जाते थे। तो ये क्या था, ये रियॉटवारी सिस्टम था। और फिर उसी की जगह जैसा एक और था महालवाड़ी सिस्टम, ये थर्ड सिस्टम है। पहला परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा रियॉटवारी सिस्टम, और ये तीसरा है महालवाड़ी सिस्टम, जो कि 1822 में लागू हुआ। कहाँ पर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और सेंट्रल इंडिया में, मतलब वेस्ट नॉर्थ इंडिया के साइड में। ठीक है ना। महाल मीन्स अ रेवेन्यू स्टेट दैट में इंक्लूड अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो महालवाड़ी सिस्टम में क्या था कि क्या करते थे कि एक पूरे विलेज की लैंड को सर्वे कर लेते थे ब्रिटिशर्स, और बता देते थे कि इस वाले गांव से हमें इतना रेवेन्यू चाहिए। तो सारे लोग मिलकर, जिसकी जितनी भी ज़मीन है, उस पर जितना भी प्रोडक्शन हो, बस सारे पूरे गांव को मिलकर एक तय अमाउंट ब्रिटिशर्स को देना होता था। तो ये सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, हॉल्ट मैकेंजी, ये थे वो। Under this system, land was inspected, measured, and countrymen
एंड कस्टमरी राइट्स ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स वर रिकॉर्डेड बाय द कंपनी ऑफिशियल। तो कंपनी ऑफिशियल से क्या कर लिया जाता था, रिकॉर्ड करते थे। तो इसमें एक महाल होता था जो विलेज का हेडमैन होता था, जैसे सरपंच होते थे या पंचों के रूप में जो सबसे बड़ा हेड है विलेज का, वो क्या करता था, वो रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स के अकाउंट में जमा कराया करता था। द तुगलकदार और द हेड ऑफ द विलेज कलेक्टेड द रेवेन्यू, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या होता था कि इसमें इस सिस्टम में भी ना पीसेंट्स की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि लैंड का सर्वे करके ब्रिटिशर्स कह देते थे कि इसके ऊपर इतनी फसल होगी और उसका इतना आधा हमें चाहिए। अब ऐसा हो सकता है ना कि कई बार अच्छी फसल नहीं हो पाती थी ड्यू टू वेदर कंडीशंस, किसी की भी वजह से, या किसी किसान की अच्छी हुई फसल किसी की नहीं हुई, तो जितना रेवेन्यू पूरे गांव के ऊपर लगा होता था वो तो देना होता था, तो कई बार किसान नहीं दे पाते थे, तो उनकी कंडीशन और ज़्यादा बुरी होती जा रही थी। अब क्या हुआ कि इफ़ेक्ट क्या रहे, कि इन तीनों सिस्टम के इफ़ेक्ट क्या पड़े। तो ड्यू टू द अब्यूसिव रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश एंड रेगुलर famines, the condition of the farmer deteriorated and they were forced to sell their lands। अब क्या हुआ कि इतने ख़राब सिस्टम है कि आप अपना आधे से ज़्यादा प्रोडक्शन तो ब्रिटिशर्स को ही दिए जा रहे हो रेवेन्यू में, तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, फार्मर्स आ रहे थे, फार्मर्स की कंडीशंस क्या होने लग गई बेटा, डिटेरियोरेटेड हो गई, और क्या हो गई, कमी आने लग गई, वो बेचारे बहुत नुकसान में आए और कई फार्मर्स को अपनी लैंड बेचनी पड़ती थी। अब ज़मींदार जो थे वो भी फार्मर्स की तरफ ध्यान नहीं देते थे और उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने का उनका कोई मकसद नहीं था, मतलब वो उनकी कोई हेल्प नहीं करते थे ज़मींदार, बस उनसे क्या करते थे, उन्हें रेवेन्यू से मतलब था, कहीं से भी दो कैसे भी दो, लेकिन वो उनकी लैंड को अच्छा करने के लिए कुछ भी हेल्प नहीं करते थे। तो उसमें क्या हो रहा था कि अब जब इतना किसी को दबाया जाए तो फिर क्या होता है, क्या होता है ना, फोर्स अलग से लगता है, तो बहुत ज़्यादा देयर वर फ्रीक्वेंट एग्रेरियन रियोट्स, बहुत ही लोग गुस्सा हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा हिंसक विरोध शुरू हो गए थे। लैंड नाउ बिकम द सेलेबल कम्युनिटी। अभी तक पहले ना लैंड कभी भी बेची और खरीदी नहीं जाती थी, लेकिन अब क्या हुआ, लैंड एक सेलेबल कम्युनिटी बन गया, जिसको पहले क्या किया खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है और मॉर्टगेज, और उसके ऊपर कब्जा भी किया जाता था। एक और चीज़ बड़ी इस सिस्टम में आई कि मनी लेंडर्स आए। मनी लेंडर्स जो ब्याज पर पैसे देते थे, वो क्या करते थे, ब्याज पर पैसे दिया करते थे। तो किसान बेचारे ना क्या करते थे, अपने यहाँ पर अगर किसी की मैरिजेज हैं, उनको अपने घर का खर्चा चलाने के लिए कई बार पैसे नहीं हैं, तो वो क्या करते थे, घर में कोई मैरिज है, कोई भी ओकेजन है, उसके लिए ना मनी लेंडर से बहुत ही हाई रेट पर, क्या हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या ले लिया करते थे, उधार ले लिया करते थे। वो उधार का रेट इतना ज़्यादा होता था कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर अनेबल टू पे बैक द लोन, तो वो बेचारे कभी भी वो लोन ना पे ही नहीं कर पाते थे और अपनी प्रॉपर्टी जो थी वो उन फार्मर्स और मनी लेंडर्स के हाथों में चली जाती थी। वो मॉर्टगेज कर लेते थे, ज़मीन के बदले ही तो पैसा देते थे ना ज़मींदार जो होते थे या मनी लेंडर्स ब्याज पे पैसा देने वाले। तो जब किसान वो पैसा नहीं दे पाया, नहीं लौटा पाया, तो वो उसकी क्या करते थे, ज़मीन रख लेते थे। In course of time, due to indebtedness, a large section of peasantry became landless। और इसी वजह से indebtedness मतलब ब्याज पर पैसे रखे होने की वजह से बहुत सारे जो कौन थे, पीसेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो बेचारों की ज़मीन जो थी उनके हाथों से चली गई। तो ये तीनों सिस्टम हमने समझ लिए। तो एक चीज़ और है कि कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स, ये हमारा न्यू हो गया। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड देयर वाज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर कमर्शियल क्रॉप्स सच एज टी, कॉफ़ी, इंडिगो, जूट, ऑयल सीड, शुगर केन, मेलबरी एंड रबर। अब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था, ये सारा हमने पढ़ा है ना हमारे फर्स्ट चैप्टर में कि वहाँ पे बहुत सारी मशीन्स थी। तो उन मशीन्स के लिए ना रॉ मटेरियल जो था और जो डिमांड थी वो बढ़ती जा रही थी। तो वो जितने भी कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती है बेटा, वो जो हम बेचने के लिए उगाते हैं, अपने सेल्फ यूज़ के लिए इतना नहीं उगाते। कौन कौन सी होती हैं वो, टी, कॉफ़ी, इंडिगो, जूट, ऑयल सीड्स जिनसे ऑयल निकलता है, शुगर केन, गन्ना, मलबरी एंड रबर। These crops were grown on a large estate called plantations। तो बड़े बड़े स्टेट्स में, छोटी ज़मीन पर नहीं, बड़े बड़े प्लेन्स पर ना यूरोपियंस आकर इनको क्या करते थे, प्लांटेशन लगाया करते थे। टी plantations were set up in Assam, Bengal and Kerala, while indigo, poppy and jute processing units were set up in Bengal and Bihar। तो यहाँ पर ये सेटअप किए गए। The planter on these planters lured the tribals and landless labor to work for measly salaries। इसमें क्या था,
ये जो प्लांटेशन के मालिक होते थे ना, वो बेचारे ट्राइबल पीपल्स को, और जो बेचारे लैंडलेस लेबर हो गई थी, अब जिनकी लैंड चली गई वो क्या करेंगे, वो दूसरों की लैंड पर ही काम करेंगे ना, तो उनको बहुत ही कम पैसों में, सपने दिखाकर ना बहुत ही कम पैसों में अपने यहाँ प्लांटेशन पे काम करने के लिए मना लेते थे। इन कोर्स ऑफ टाइम हाउएवर दिस प्रैक्टिस रिजल्टेड इन डेक्लाइन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। अब क्या हुआ, ज़्यादातर बेचारे फार्मर्स के पास लैंड नहीं थी और वो क्या करने लगे, प्लांटेशन पे काम करने लगे। अब प्लांटेशन जो का चीज़ें हैं वो सारी की सारी उगा कर ना ब्रिटिशर्स इंग्लैंड ले जाया करते थे, वो प्लांटेशन क्रॉप्स थी, कमर्शियल क्रॉप्स थी। तो इसमें क्या हुआ, सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि इंडिया में ना फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कम हो गया और फूड की सप्लाई जो थी वो कैसी हो गई, शॉर्टेज हो गई उसकी। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप क्या होती थी उस टाइम पर, इंडिगो। तो इंडिगो अ नेचुरल ब्लू डाई इज़ अ प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज फॉर कलरिंग क्लोथ्स। तो इसमें क्या था कि इंडिगो क्या होता है बेटा, एक ना प्लांट होता है इंडिगो, ब्लू कलर की डाई बनाता है वो, जैसे नील हम कहते हैं ना, नील देते हैं कपड़ों को, वाइट कलर के कपड़ों को उजाला मतलब वो करने के लिए, उसमें उजाला और सफ़ेदी ज़्यादा लाने के लिए वो बना। तो इट वॉज अ पॉपुलर डाई इन इंडिया एंड वॉज ऑल्सो एक्सपोर्टेड फॉर द यूज़ इन द इंग्लिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये ना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या थी, डाई थी इंडिया से, और इंग्लिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसकी बहुत डिमांड थी, कपड़े उद्योग में। विद एक्सपेंशन ऑफ कॉटन प्रोडक्शन इन इंग्लैंड देयर वॉज अ ड्रामेटिक राइज इन द डिमांड फॉर इंडिगो बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। तो जब वहाँ पर कॉटन की प्रोडक्शन बढ़ने लग गई ना इंग्लैंड में, तो वहाँ पर 18वीं शताब्दी तक तो इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। टू मीट दिस डिमांड द कॉलोनियल गवर्नमेंट एनकरेज्ड इंडिगो प्लांटेशन इन बंगाल। तो बंगाल में क्या करा, बंगाल में ही सबसे पहले ब्रिटिशर्स का राज स्थापित हुआ था ना, तो वहाँ पर उन्होंने इंडिगो कैश क्रॉप को उगाने पर जोर देना शुरू कर दिया। बाय 1910 इंडिया डोमिनेटेड द इंडिगो मार्केट। और अब क्या हुआ कि 1910 आते आते इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिगो पैदा करने वाला और उसकी उपलब्ध कराने वाला कंट्री बन गया। एज इंडिगो ट्रेड ग्रू, जैसे इंडिगो का ट्रेड बढ़ा, द एंटिसिपेशन ऑफ द हाई रिटर्न्स मैनी यूरोपियंस केम टू इंडिया टू बिकम प्लांटर्स। अब क्या हुआ कि सबको वहाँ पर इंग्लैंड में पता लग गया कि इंडिया में तो बड़ी ज़मीन है, वहाँ पर तो बहुत अच्छी सी इंडिगो की क्या होता है, खेती बाड़ी होती है और उसका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत सारे प्लांटर्स ना, बहुत सारे लोग क्या होने लग गए, यूरोप से इंडिया में आने लग गए यहाँ पर प्लांटेशन बनाने के लिए। तो वो जिनके पास पैसे भी नहीं थे ना, वो भी बैंकों से लोन ले लेकर इंडिया आ गए इंग्लैंड से यहाँ पर प्लांटेशन बनाने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आज हम इसमें चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स।